हेलो एवरीवन, वेलकम टू ननियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी फुल चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे सेक्टर क्या होता है और उसके बाद हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किसे कहते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इन पिक्चर्स में डिफरेंट पीपल हैं। ये पीपल्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और कुछ लोग आपको गुड्स प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इन पिक्चर्स को। इसमें सबसे पहली पिक्चर है कोरियर बॉय की। अक्सर आपके घर में इस तरीके का कोरियर बॉय या डिलीवरी बॉय आता रहता होगा जो आपके पार्सल्स आपको डिलीवर करता होगा। सेकेंड पिक्चर में कुछ ऑफिसर्स, कुछ आर्मी ऑफिसर्स दिखाई दे रहे हैं। ये ऑफिसर्स हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और यही इनका काम है। थर्ड पिक्चर में एक कुली है। ये अक्सर आपने रेलवे स्टेशंस या बस स्टॉप में आपने देखा होगा, जो आपके लगेज और बैग को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में आपकी हेल्प करता है। फोर्थ पिक्चर में कुछ डॉक्टर्स एंड नर्सेस हैं। जब हम कभी भी हेल्दी फील नहीं करते हैं या हमारी हेल्थ अनफिट होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर ये डॉक्टर्स एंड नर्सेस हमें अपनी सर्विसेज देते हैं। नेक्स्ट पिक्चर है एक बिस्किट फैक्ट्री की। बिस्किट्स हम सभी को अच्छे लगते हैं और यह फैक्ट्री इन बिस्किट्स को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखिए एक शॉप है, एक क्लोथ शॉप है। तो यहाँ पर एक शॉपकीपर हमें अपनी सर्विसेज दे रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में एक ब्रिक साइट है। यहाँ पर ब्रिक्स बनती हैं, जिस ब्रिक्स को यूज़ करके हमारे हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते हैं। और लास्ट में जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये एक कॉटन फार्मर की पिक्चर है। कॉटन फार्म में वह कॉटन को कलेक्ट कर रही है। तो आपने इन सभी पिक्चर्स में देखा कि एवरी पर्सन किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इन्हीं एक्टिविटीज़ के थ्रू ही इनको इनकम होती है, इनकी अर्निंग होती है। तो जिन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें इनकम होती है, अर्निंग होती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। और जब हम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिफरेंट क्राइटेरिया के बेस पर अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाइड कर देते हैं तो उन लार्ज ग्रुप को कहते हैं सेक्टर्स। जैसे कि सर्विस प्रोवाइड कराने वाले पीपल्स का हमने अलग ग्रुप बना दिया, प्रोडक्शन करने वालों को हमने एक अलग ग्रुप में रख दिया। तो इस तरीके के जो नए ग्रुप बनेंगे, इन ग्रुप्स को कहते हैं सेक्टर्स। तो सेक्टर्स उस लार्ज ग्रुप को कहते हैं जिसमें हम डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्लासिफाइड करते हैं। इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को डिफरेंट क्राइटेरियाज़ के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला आता है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर आते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर आते हैं। थर्ड आता है बेसिस ऑफ ऑनरशिप। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को। सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हेंस अर्निंग ऑफ इनकम इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मीन्स गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने वाली वह सभी एक्टिविटीज़ जिससे हमारी अर्निंग होती है या इनकम होती है, उस एक्टिविटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस का प्रोडक्शन करने के लिए हमें नीड होती है सॉइल की, वाटर की, सनलाइट की, ह्यूमिडिटी की। और ये सभी चीज़ें क्या ह्यूमन मेड हैं? नहीं, ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? नेचर से।
तो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके हम राइस प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिशिंग में हम क्या करते हैं, फ़िश पकड़ते हैं और उस फ़िश को हम मार्केट में सेल करते हैं और सेल करने के बाद हमें क्या होती है, इनकम। क्या यह फ़िश ह्यूमन मेड है? नहीं, यह फ़िश नेचर मेड है, नेचर ने प्रोड्यूस किया है। तो इस तरीके से जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके अर्निंग करते हैं तो वह एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है। प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि यह सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको शुगर चाहिए या चीनी चाहिए तो उसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, शुगर केन, और शुगर केन प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। शुगर केन हम प्रोड्यूस करके कहाँ सप्लाई करते हैं, शुगर इंडस्ट्री में, और शुगर इंडस्ट्री उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करके उसे शुगर में चेंज करती है। तो इस तरीके से शुगर केन शुगर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है और यह रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड करता है, प्राइमरी सेक्टर। तो इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर किसी भी इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल या प्राइम मटेरियल को प्रोवाइड कराता है, जिस वजह से इसको प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, डेयरी, पोल्ट्री फार्म एट्सेट्रा। क्योंकि इन सभी एक्टिविटीज़ में हम नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अर्निंग कर रहे हैं। सेकंड आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, शुगर केन एक रॉ मटेरियल है और उसको ट्रांसफॉर्म करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि इस सेक्टर में सभी ट्रांसफॉर्मेशन का काम इंडस्ट्रीज़ में होता है, इसीलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। यह सेक्टर किसी रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और इस तरह से उस रॉ मटेरियल की यूटिलिटी को इंक्रीज़ करता है। सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में स्टील और आयरन का यूज़ करके गाड़ियाँ बनाई जाती हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पर डिफरेंट फाइबर्स का यूज़ करके टेक्सटाइल या कपड़ा बनाया जाता है। शुगर इंडस्ट्री है, शुगर केन का यूज़ करके शुगर प्रोड्यूस की जाती है। शू इंडस्ट्री है, लेदर का यूज़ करके शूज़ बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके आसपास जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपका पेन, आपकी नोटबुक, आपका टेबल, आपकी चेयर, आप जो मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, ये सभी सेकेंडरी सेक्टर के फाइनल प्रोडक्ट हैं। चलिए बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। टर्शरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं। इस सेक्टर में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, बल्कि यह सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, बैंकिंग सर्विस, इंटरनेट सर्विस, मोबाइल सर्विस या कम्युनिकेशन सर्विस, टीचिंग सर्विस। तो यहाँ पर आप इन सभी एग्जाम्पल को देख के समझ सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वह आपको कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं दे रहा है, बल्कि आपके सामान को या आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वह अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक भी कोई चीज़ प्रोड्यूस कर नहीं दे रहा है, बल्कि आपकी मनी की सेफ्टी की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। आपके कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसे इंटरनेट है, फैक्स है, ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। आपके टीचर्स आपको कोई प्रोडक्ट बनाकर नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपको टीच करके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर हैं, डॉक्टर आपको सर्विसेज देते हैं।
डिलीवरी बॉय आपको अपनी सर्विसेज दे रहा है, एक पोस्टमैन आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक कुली आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे टर्शरी सेक्टर में वो सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। सर्विस सेक्टर अदर 2 सेक्टर्स में एक लिंक प्रोवाइड कराता है, यह अदर सेक्टर्स को जोड़ने का काम करता है। अगर ये सेक्टर ना हो तो अदर सेक्टर्स का डेवलपमेंट रुक भी सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आज के इस वर्ड में टर्शरी सेक्टर कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये तीनों ही सेक्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। एक सेक्टर के बिना दूसरे सेक्टर का डेवलपमेंट इम्पॉसिबल है। चलिए इस कोरिलेशन को भी समझते हैं। तो सेक्टर के इंटरडिपेंडेंस को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कॉटन का। कॉटन जैसा कि आपको पता है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है या प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। कॉटन को ग्रो करने के बाद हम कॉटन बॉल्स को पिक करते हैं। पिकिंग के बाद यह कॉटन फार्म से इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब यह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आता है। इंडस्ट्री में आकर इस कॉटन से यार्न बनाया जाता है। यार्न को स्पिन करके फैब्रिक बनाया जाता है। फैब्रिक से फैब्रिक की कटिंग और स्विंग करके क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है। और यह सारा प्रोसेस कहाँ होता है? इंडस्ट्रीज़ में। और इंडस्ट्री हमारा एग्जाम्पल है सेकेंडरी सेक्टर का। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। उसके बाद यह क्लॉथ जाता है रिटेल शॉप में और उस शॉप से आप लोग जीन्स, शर्ट, कुर्ता परचेज करते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कॉटन एक प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है और वह प्राइमरी सेक्टर से ट्रांसपोर्ट हुआ इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वह गया एक रिटेल शॉप में और उस शॉपकीपर ने वह प्रोडक्ट आपको सेल किया। इस पूरे प्रोसेस में और भी बहुत सी सर्विसेज का यूज़ होता है, जैसे कि बैंकिंग मींस सेल और परचेज करने के लिए हमें करेंसी का यूज़ करना पड़ता है और इसके लिए हमें बैंक की सर्विसेज लेनी पड़ती हैं। रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक पहुंचाने, इंडस्ट्री से फिनिश प्रोडक्ट को रिटेल शॉप तक पहुंचाने के लिए हमने यूज़ किया ट्रांसपोर्टेशन का। इस पूरी डील में हमने कम्युनिकेशन सर्विसेज का भी यूज़ किया है और कई बार हम अपने फिनिश प्रोडक्ट को अगर वे ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो उसको अपने गोडाउन्स में भी रखते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में हमने अदर सर्विसेज का भी यूज़ किया। चलिए इसी प्रोसेस को एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं चिप्स का। चिप्स बनते हैं पोटैटो से। पोटैटो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। पोटैटो फार्म से ट्रांसपोर्ट हुआ चिप्स फैक्ट्री में। चिप्स फैक्ट्री में पोटैटोज़ की क्लीनिंग हुई, उसकी पीलिंग हुई, पीलिंग के बाद उसको फ्राई किया गया, उसकी पैकेजिंग हुई, पैकेजिंग के बाद वह पैकेट्स शॉप में ट्रांसपोर्ट कर दिए गए और उस शॉप से शॉपकीपर ने आपको वह चिप्स सेल किए। इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट प्राइमरी सेक्टर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के इंटरडिपेंडेंस की। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर का पोटैटो सेकेंडरी सेक्टर में नहीं पहुंचता है, तो क्या चिप्स फैक्ट्री वाले चिप्स बना सकेंगे? नहीं, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिला। और जब फैक्ट्री में चिप्स मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा तो वह शॉप पे कहाँ से जाएगा? तो इस तरीके से आपने देखा कि प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर नहीं होता तो क्या आपको चिप्स मिल सकता? नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का काम तो हुआ ही नहीं। आपको क्या मिलता? पोटैटो। अब हम बात करते हैं शॉप की। मान लीजिए शॉप नहीं है, पोटैटो भी हैं और चिप्स भी बन चुके हैं, लेकिन क्या आपको मिल जाएंगे वह चिप्स? नहीं, क्योंकि वह चिप्स के पैकेट्स आप तक
तभी पहुंचेंगे जब शॉपकीपर आपको अपनी सर्विसेज देगा। इस वजह से ये तीनों ही सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक के बिना दूसरा सेक्टर इनकम्प्लीट है। अगर हम इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो इन सब चीज़ों की मेजरिंग यूनिट डिफरेंट होती है। जैसे कि राइस केजी में मेज़र किया जाता है, रिफाइंड लीटर में मेज़र किया जाता है। अगर आप कार्स को काउंट करें तो वह नंबर्स में काउंट होती है। क्योंकि इनकी मेजरिंग यूनिट डिफरेंट है, इस वजह से इसको मेज़र करने में दिक्कत आती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डिफरेंट सेक्टर में प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज की क्वांटिटी को मेज़र करने की बजाय उसकी मॉनेटरी वैल्यू को मेज़र किया जाता है। चलिए इस फैक्ट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने 2 पिक्चर्स हैं। इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें प्राइमरी सेक्टर का प्रोड्यूस व्हीट है, और जो सेकंड पिक्चर है उसमें सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्ट लैपटॉप है। किसी फार्मर ने 50,000 केजी व्हीट का प्रोडक्शन करा और दूसरी तरफ किसी कंपनी ने 50 यूनिट लैपटॉप का कंस्ट्रक्शन करा। अब आप बताइए कि इनको कंपेयर कैसे किया जाएगा, क्योंकि व्हीट तो केजी में है और लैपटॉप यूनिट्स में है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम इनकी क्वांटिटी को काउंट करने की जगह हम इनकी मॉनेटरी वैल्यू को काउंट करेंगे। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम व्हीट की मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। मींस 50,000 केजी व्हीट कितने का है, कितने रुपीस का है, यह देखते हैं। मान लीजिए पर केजी व्हीट 8 रुपीस का है, तो 50,000 केजी व्हीट कितने का होगा। इसके लिए हम 50,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आएगा 4 लाख। तो अब हमारे 50,000 केजी व्हीट की मॉनेटरी वैल्यू हो गई 4 लाख। इसी तरीके से अब हम लैपटॉप की मॉनेटरी वैल्यू निकाल लेते हैं। टोटल लैपटॉप है 50, पर लैपटॉप के प्राइस हैं 35,000 रुपीज़। तो इस तरह से 50 लैपटॉप के प्राइस होंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय 35,000, तो आंसर आएगा 17,50,000। तो इस तरीके से अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेक्टर के गुड्स की मॉनेटरी वैल्यू निकालकर उसे कंपेयर और कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस कैलकुलेशन में हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी होती हैं। वो प्रिकॉशंस क्या हैं कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट या गुड या सर्विसेज को काउंट करें तो हम उसकी फाइनल गुड्स की वैल्यू और सर्विसेज को ही काउंट करें। उस प्रोडक्ट में बनने वाले इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम काउंट नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है, भाई ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स का मतलब है फिनिश गुड्स, जो मार्केट में सेल करने लायक होते हैं या जिसे कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करता है। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने में यूज़ किए जाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है बिस्किट का। एक बिस्किट की फैक्ट्री बिस्किट को बनाने के लिए यूज़ करती है नट्स का, मिल्क का, व्हीट का, शुगर, एडिबल ऑयल, एसेंस, और इन सब चीज़ों को मिलाकर वह ट्रांसफॉर्मेशन करती है डिफरेंट मशीन की हेल्प से, और इन सबको मिलाकर वह बनाती है बिस्किट। तो इस कंडीशन में बिस्किट होगा हमारा फाइनल गुड्स, और बिस्किट को बनाने में जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए वह सब चीज़ें होंगी हमारी इंटरमीडिएट गुड्स। अब इस तरह से हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होते हैं जो फाइनल गुड को प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं।
जैसे कि यहाँ पर हमारा फाइनल गुड है बिस्किट। बिस्किट को प्रोड्यूस करने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स हुए वह हुए नट्स, मिल्क, व्हीट, शुगर, एडिबल ऑयल, एसेंस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी सेक्टर के फाइनल गुड्स की वैल्यू काउंट की जाती है, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स की। इसका क्या मतलब है, इसे भी समझ लेते हैं। आपके स्क्रीन पर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं। इस बॉक्स में हम देखते हैं कि बिस्किट बनाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ हुए उनकी वैल्यू क्या थी। जैसे कि बिस्किट बनता है व्हीट से। एक फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया और उस व्हीट को 8 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से एक फ्लोर मिल को सेल कर दिया। फ्लोर मिल ने उस व्हीट को ग्राइंड किया, मतलब पीसा, और पीसने के बाद उसने वही फ्लोर 10 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से एक बिस्किट कंपनी को बेच दिया। बिस्किट कंपनी ने उस फ्लोर में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स जैसे नट्स, मिल्क, ऑयल, शुगर जैसी चीज़ें मिलाकर बिस्किट बनाया। अब उसने अपने बिस्किट के प्राइस रखे 15 रुपीज़ पर पैकेट। अब वह पैकेट जो है वो कंज्यूमर के पास गया और कंज्यूमर ने 15 रुपीज़ देकर उस बिस्किट के पैकेट को ख़रीद लिया। अब हम जब मॉनेटरी वैल्यू काउंट करेंगे तो बिस्किट की फाइनल वैल्यू ही काउंट करेंगे। बिस्किट में यूज़ होने वाले इंटरमीडिएट गुड्स जैसे व्हीट या फ्लोर की वैल्यू को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वह जो बिस्किट बना है उसकी फाइनल वैल्यू में व्हीट और फ्लोर दोनों ही वैल्यू को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है। और अगर हम उनको अलग अलग फिर से काउंट करते हैं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे डबल काउंटिंग, क्योंकि उनकी काउंटिंग तो पहले ही हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, while calculating the total production of a sector, the value of only the final goods is included, not the intermediate goods. The value of final goods already included the value of intermediate goods. If we also count the value of intermediate goods, then it will lead to double counting. That is, counting the value of goods more than once. अब हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या जीडीपी की। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जीडीपी कैसे काउंट की जाती है और फिर हम इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए जीडीपी निकाली जाती है। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर ईयर में तीनों सेक्टर की गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को पहले अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसके बाद तीनों सेक्टर की इस वैल्यू को ऐड किया जाता है। और इन तीनों सेक्टर की मॉनेटरी वैल्यू को ऐड करने के बाद जो सम होता है उस सम को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें तीनों सेक्टर की मॉनेटरी वैल्यू निकाली गई है। प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ 50,000 करोड़ रुपीज़ का, सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ 60,000 करोड़ रुपीज़ का और टर्शियरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ 90,000 करोड़ रुपीज़ का। अब हम इसकी जीडीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम इन तीनों सेक्टर की मॉनेटरी वैल्यू को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 50,000 करोड़ रुपीज़ प्लस 60,000 करोड़ रुपीज़ प्लस 90,000 करोड़ रुपीज़ इक्वल टू 200,000 करोड़ रुपीज़। तो ये 2,000 करोड़ रुपीज़ उस पर्टिकुलर ईयर की जीडीपी होगी। अब हम देखते हैं कि जीडीपी की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। इट मीन्स किसी पर्टिकुलर ईयर में किसी कंट्री में होने वाले फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल वैल्यू को जीडीपी कहते हैं।
हम अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ को अगर स्टडी करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि ये सभी कंट्रीज़ में सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुआ और इसके प्रॉस्परस होने के बाद लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ। सेकेंडरी सेक्टर के बाद उनका इंटरेस्ट टर्शियरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हुआ। तो इस तरीके का शिफ्ट इंडिया में भी देखने को मिला। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि यह शिफ्ट क्यों हुआ और कैसे हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल चेंज इन प्राइमरी सेक्टर। समय के साथ साथ फार्मिंग मेथड में भी चेंजेस आए, जैसे कि पहले हम प्रिमिटिव टूल्स या ट्रेडिशनल टूल्स का यूज़ करके फार्मिंग करते थे, आज हम मॉडर्न टूल्स और मशीनरी का यूज़ करके फार्मिंग करते हैं। पहले हम सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए ही हम प्रोडक्शन करते थे, लेकिन आज हम कमर्शियल फार्मिंग करते हैं और मार्केट में सेल करने के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं। तो इस वजह से मॉडर्न टेक्निक्स और फार्मिंग मेथड का चेंज करके हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो धीरे धीरे प्रॉस्परस होने लगा और एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोड्यूस ग्रेनरी डे बाय डे जो है वो बढ़ने लगी। अब लोग एग्रीकल्चर के अलावा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होने लगे, जैसे क्राफ्ट पर्सन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, पॉटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ है। इस तरीके की एक्टिविटीज़ में भी लोग इन्वॉल्व होने लगे। लेकिन ये लोग जितने भी थे ये सभी लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स ही बनाते थे और इनके रॉ मटेरियल भी नेचुरल ही होते थे। तो टोटल मिलाकर इन सब की एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर में ही आती थी। जैसे कि पॉटर है वह क्ले का यूज़ करके पॉट्स बनाता था। ट्रेडर्स जो हैं वो बुलक कार्ट्स वगैरह का यूज़ करके ही ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कॉबलर जो है वो स्किन का यूज़ करके ही शूज़ बनाता था। या फिर हनी बीइंग का काम है, पोल्ट्री फार्मिंग का काम है। तो ये अदर एक्टिविटीज़ हैं। अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो इन सभी एक्टिविटीज़ में मोस्टली नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज़ होते थे और उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके ही धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर ग्रो करने लगा। लेकिन लोगों का इंटरेस्ट धीरे धीरे इन सब एक्टिविटीज़ से हटकर अदर सेक्टर में शिफ्ट हो गया और वह अदर सेक्टर था सेकेंडरी सेक्टर। ऐसा क्यों हुआ, चलिए उसका भी रीज़न देखते हैं। आपने अपने हिस्ट्री के चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी पढ़ा था कि वर्ल्ड में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो यूरोप में हुआ था। इसी तरीके का चेंज जो है इंडिया में भी देखने को मिला। इंडिया में भी अब जो मैन्युफैक्चरिंग है जो पहले हैंड से होती थी अब वह मशीन से होने लगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि पहले क्लॉथ मेकिंग का काम जो है किस तरीके से ट्रेडिशनल टूल्स में होता था, अब वही काम जो है मशीनों के द्वारा किया जाता है। सेकंड पिक्चर में देखिए किस तरीके से पहले शूज़ बनते थे और अब देखिए किस तरीके से फैक्ट्रीज़ में शूज़ मेकिंग का काम होता है। तो इस तरीके से जो है पहले जो प्रोडक्ट्स हैंडमेड होते थे, सभी काम हाथ से किए जाते थे, अब वही सारे काम जो हैं वो मशीनों से किए जाने लगे। तो इस तरीके से ग्रोथ हुई फैक्ट्रीज़ की। अब जो ज़्यादातर वर्कर पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स में या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, अब वह वर्कर्स धीरे धीरे इन फैक्ट्रीज़ में आकर काम करने लगे और इस वजह से धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मार्केट में आए, लोगों को वैरायटी ऑफ गुड्स देखने को मिले और लोगों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए वैसे वैसे न्यू फैक्ट्रीज़ भी इस्टेब्लिश होने लगी और इन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ गई और इस तरीके से बहुत से वर्कर्स प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गए। इस तरीके से ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक इस तरीके का चेंज देखने को मिला कि लोग जो हैं अब सेकेंडरी सेक्टर में काम करना ज़्यादा पसंद करने लगे। लेकिन ये ट्रेंड जो है एक बार फिर से शिफ्ट हुआ। अब जो ये ट्रेंड था, अब लोग इस सेक्टर से निकलकर टर्शियरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। उसका क्या रीज़न था वो भी देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में अब लोगों का जो इंटरेस्ट है या वर्कर्स का इंटरेस्ट है वो टर्शरी सेक्टर की तरफ देखने को मिला। अब पहले जो लोग प्रोडक्शन फील्ड में या ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे, अब वो लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि बैंक है, बैंक आपको कोई प्रोडक्ट ना बनाकर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंश्योरेंस कंपनी है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, गोडाउन सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है जैसे इंटरनेट है, फैक्स है, टेलीफोन है, मेडिकल फील्ड है, इसमें नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं। नेक्स्ट है टीचिंग। टीचिंग में आप देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर लेवल की टीचिंग है। 12th के बाद डिफरेंट ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जिसमें अलग अलग फील्ड के लिए आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके बाद कोरियर सर्विसेज हैं। तो ये सब टर्शरी सेक्टर के एग्जांपल्स हैं। इन सभी एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होने लगे। यह सभी सेक्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। टर्शरी सेक्टर में भी जो सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है वो है आईटी सेक्टर। आज की हमारी न्यू जनरेशन आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिलेटेड एक्टिविटीज़। हमारा इंडिया आज आईटी सेक्टर में वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पर है और इसी वजह से हमारी न्यू जनरेशन का इंटरेस्ट भी अब सेकेंडरी सेक्टर से शिफ्ट होकर टर्शरी सेक्टर में हो गया है। अब हम एक बार ग्राफ की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से इन सेक्टर्स में चेंज देखने को मिला। आपकी स्क्रीन पर 2 बार ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक बार ग्राफ है 1973 का। इस बार ग्राफ के थ्रू 1973 में इंडिया की जीडीपी कैलकुलेट की गई है। उसके बाद सेकंड बार ग्राफ है 2003 का। 2003 में हम देखेंगे कि इंडिया की जीडीपी कितनी थी और बाद में हम इन दोनों ही सेक्टर्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर जो पर्पल कलर है वह टर्शरी सेक्टर को इंडिकेट करता है, येलो कलर सेकेंडरी सेक्टर को इंडिकेट करता है और ग्रीन कलर प्राइमरी सेक्टर को इंडिकेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं 1973 की। 1973 में इंडिया की टोटल जीडीपी किसे कहते हैं? जीडीपी किसी भी पर्टिकुलर ईयर में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में होने वाला जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं जीडीपी। तो 1973 में इंडिया की जीडीपी थी 40,000 करोड़ रुपीस और इस जीडीपी में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो था प्राइमरी सेक्टर का। और अगर हम बात करें 2003 के बार ग्राफ की, 2003 में इंडिया की टोटल जीडीपी थी 210,000 करोड़ रुपीस और इस बार ग्राफ को देखने के बाद हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वह है टर्शरी सेक्टर का। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों बार ग्राफ को कंपैरिजन करते हैं तो हम यह देखेंगे कि 1973 से 2003 तक तीनों ही सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस ग्रोथ में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है वह है टर्शरी सेक्टर की। और इस तरह से हमारे देश की टोटल जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो दिखाई दे रहा है वह दिखाई दे रहा है टर्शरी सेक्टर का। तो यह टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रोथ क्यों कर रहा है, इसके क्या रीजंस हैं? इसका फर्स्ट रीज़न है इंक्रीज डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज। सेकेंड रीज़न है राइजिंग इनकम लेवल। थर्ड रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। फोर्थ है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिफ्थ है एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। तो चलिए इन सभी रीजंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीज्ड डिमांड फॉर बेसिक सर्विसेज। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए वहाँ की गवर्नमेंट अपनी पॉपुलेशन को कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स,
विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज एट्सेट्रा। और यह सभी सर्विसेज टर्शरी सेक्टर में आती हैं। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड कराने का काम हमारी गवर्नमेंट करती है। तो जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट डे बाय डे अपनी पॉपुलेशन को इन बेसिक सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रही है। तो जैसे जैसे ये इन सर्विसेज बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर ग्रो करता जा रहा है। आपके स्क्रीन पर इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स भी दी हुई हैं, जैसे पुलिस स्टेशन है जो हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जो हमें सिविक एमिनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, जैसे रोड है, लाइट है, सैनिटाइजेशन है, कोर्ट है, कोर्ट हमें अगर हमारा किसी से डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट का सॉल्यूशन देता है, बैंक हमारी मनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सर्विस सेक्टर में, जिसे हम टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है राइजिंग इनकम लेवल। जैसे जैसे इंडिया डेवलप होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी पॉपुलेशन की जो इनकम है, जो अर्निंग है, वह डे बाय डे बढ़ती जा रही है। इनकम बढ़ने का मतलब है अब हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए या स्पेंड करने के लिए या नए प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए अब हमारी पॉकेट में मनी है। और जब भी हमारे पॉकेट में मनी होती है तभी हम न्यू प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। मान लीजिए आपको एक मोबाइल ख़रीदना है, लेकिन आप लेटेस्ट मोबाइल तभी खरीद पाएंगे जब आपकी पॉकेट में उतनी मनी होगी। आप शॉपिंग तभी कर पाएंगे जब आपके पास मनी होगी। आप होटल्स में तभी जा पाएंगे जब आपके पास मनी होगी। तो इस वजह से जैसे जैसे इंडिया डेवलप्ड होता जा रहा है, इंडियन पॉपुलेशन के पास या हमारे पास हमारी अर्निंग बढ़ती जा रही है। और हमारी अर्निंग बढ़ रही है, इसीलिए अब हम बेसिक नीड्स के अलावा अदर एक्टिविटीज़ में भी अपनी मनी को स्पेंड करते हैं। जैसे कि हम महीने 2 महीने बाद होटल्स में डिनर या लंच करने जाते हैं। एवरी ईयर हम लोग हॉलीडेज़ में कहीं टूर का प्रोग्राम बनाते हैं, घूमने जाते हैं, डिफरेंट टाइप की ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं। अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाता है या हम अनफिट फील करते हैं तो अब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें ज़्यादा बेटर ट्रीटमेंट मिलता है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम बेटर सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और ये बेटर सर्विसेज लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं, जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर डे बाय डे फ्लोरिश हो रहा है। थर्ड रीज़न है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा, प्राइमरी सेक्टर जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, ये दोनों ही सेक्टर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। जब इनके प्रोडक्ट बन जाते हैं तो इनके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए डिफरेंट सर्विसेज का यूज़ होता है, जैसे कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, गोडाउन सर्विस है। तो ये सारी सर्विसेज किस में आती हैं? टर्शरी सेक्टर में। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जैसे जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इन दोनों ही सेक्टर को टर्शरी सेक्टर की सर्विसेज की ज़्यादा से ज़्यादा नीड हो रही है। इस वजह से टर्शरी सेक्टर भी ऑटोमेटिकली इनके साथ ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट रीज़न है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, और ये सर्विसेज केवल इंडिया में नहीं अक्रॉस कंट्री भी हैं। आज हम कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन जैसी बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, और इन टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। आज इंडिया में डिफरेंट कंपनीज़ के कॉल सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, सर्विस सेंटर्स खुलते जा रहे हैं, और इन सब चीज़ों के खुलने का कारण है ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
और क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्शरी सेक्टर में आता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ टर्शरी सेक्टर भी ग्रोथ कर रहा है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स। टर्शरी सेक्टर इस वजह से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि टर्शरी सेक्टर स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही टाइप के वर्कर्स को जॉब देता है। स्किल्ड मतलब जो हाईली एजुकेटेड वेल ट्रेंड लोग हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, ये लोग हाईली स्किल्ड या एजुकेटेड पीपल की कैटेगरी में आते हैं, तो इन लोगों को भी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। साथ ही जो लोग लेस स्किल्ड हैं या लेस एजुकेटेड हैं या इलिटरेट हैं, जैसे कि शॉपकीपर्स हैं, रिपेयर पर्सन हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर है, तो ये सब लोग लेस एजुकेटेड या अनस्किल्ड हैं, तो इन लोगों को भी जॉब इजीली इस सेक्टर में मिल जाती है, जिसकी वजह से यह सेक्टर डे बाय डे ग्रो कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर 2 बार ग्राफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें फर्स्ट बार ग्राफ है 1973 का और सेकंड बार ग्राफ है 2003 का। इन 2 बार ग्राफ्स में पर्पल कलर टर्शरी सेक्टर को इंडिकेट कर रहा है, येलो कलर सेकेंडरी सेक्टर को और ग्रीन कलर प्राइमरी सेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। ये दोनों ही बार ग्राफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1973 के बार ग्राफ की। इस बार ग्राफ को देखने के बाद हमें पता चलता है कि 1973 में टोटल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 45%, 20% कंट्रीब्यूशन था सेकेंडरी सेक्टर का और 35% कंट्रीब्यूशन था टर्शरी सेक्टर का। तो इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे ज़्यादा था। सेकेंड बार ग्राफ है 2003 का। इसमें हम प्राइमरी सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो 25% है, सेकेंडरी सेक्टर का 20% है और टर्शरी सेक्टर का 55% है। इट मीन्स यह बार ग्राफ यह शो कर रहा है कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है और इसके कंपैरिजन में टर्शरी सेक्टर डे बाय डे ग्रो कर रहा है क्योंकि इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अब 35 से 55% हो गया है। तो इन दोनों ही बार ग्राफ को अगर हम कंपेयर करें तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि कंट्री की टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में तीनों सेक्टरों का क्या कंट्रीब्यूशन है। मीन्स ये तीनों सेक्टर कितने % एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं इंडियन पॉपुलेशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1973 के बार ग्राफ की। तो इस बार ग्राफ को देखने के बाद हमें पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर 75% इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी सेक्टर 10% और टर्शरी सेक्टर 15% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें 2003 के बार ग्राफ की तो इसमें देखने के बाद हमें पता चलता है कि प्राइमरी सेक्टर इंडियन पॉपुलेशन को 60% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर 18% और टर्शरी सेक्टर 22% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। और अगर हम इन दोनों ही बार ग्राफ को कंसिडर करें तो हमें पता चलता है कि आज भी प्राइमरी सेक्टर मोर देन 0.5% इंडियन पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है और सेकेंडरी और टर्शरी दोनों ही सेक्टर का अगर एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज ऐड कर दिया जाए तो भी आधे से कम लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये दोनों सेक्टर कराते हैं। जबकि अभी हमने अपने लास्ट पैराग्राफ में देखा था कि टोटल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन डे बाय डे डिक्रीज हो रहा है, लेकिन तब भी यही सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो
इन दोनों ही कंट्रास्टेड सिचुएशन को स्टडी करने के बाद हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज प्राइमरी सेक्टर स्टिल कंटिन्यू टू एम्प्लॉय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। सेकेंड क्वेश्चन, in India there has been a change in share of 3 sectors in GDP, but similar shift has not taken place in case of employment. Why? Next question है, more than half of the workers are working in primary sector yet producing only a quarter of GDP. Explain. तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इनका रीज़न देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। इस प्रॉब्लम का फर्स्ट रीज़न है, एनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वर नॉट क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर दो द आउटपुट ऑफ द टू सेक्टर वेंट अप 8 and 11 टाइम्स। इसका फर्स्ट रीज़न है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड की जानी थी उतनी नहीं हो पा रही हैं, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट पहले से 8% बढ़ा है और टर्शरी सेक्टर का आउटपुट 11 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन फिर भी इन एरियाज़ में उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं। सेकेंड रीज़न है एग्जिस्टेंस ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। सेकेंड रीज़न है प्राइमरी सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, चलिए इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर मोर नंबर ऑफ पीपल वर्किंग देन एक्चुअली नीडेड। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पे लगे होते हैं जबकि एक्चुअल में उनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक 1 एकड़ लैंड है, उस लैंड में वीट का प्रोडक्शन किया जा रहा है और लैंड में 8 लेबर लगी हुई हैं। इन 8 लेबर का टोटल आउटपुट होता है 20 क्विंटल वीट। मतलब यह 8 लेबर काम करने के बाद टोटल प्रोडक्शन करती हैं 20 क्विंटल वीट का। अब इस 8 लेबर में से 4 लेबर हटा दी जाती हैं। अब उस 1 एकड़ ऑफ लैंड में केवल 4 लेबर लगी हुई हैं और वह प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रही हैं। प्रोडक्शन हो जाता है और जब टोटल प्रोडक्शन को काउंट किया जाता है तो अब की बार भी वही प्रोडक्शन निकलता है 20 क्विंटल ऑफ वीट, जबकि हमने 4 लेबर कम कर दी थी। तो होना यह चाहिए था कि लेबर कम हो गई है तो आउटपुट भी कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स इस लैंड में जो 4 पीपल या 4 लेबर हमने हटाई वो एक्चुअल में सरप्लस लेबर थी, ज़रूरत से ज़्यादा लगी हुई लेबर थी। अगर हमने उनको हटा दिया तो भी हमारे फाइनल प्रोडक्शन में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। हम इन सरप्लस लेबर को किसी अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर देते हैं तो उनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में काम कम होता है और लेबर ज़्यादा लगी होती है, जबकि वो एक्स्ट्रा लेबर ऐसा लगता है कि काम कर रही है लेकिन उनका आउटपुट 0 होता है। उन्हें अगर हटा दिया जाए तो भी हमारे फाइनल प्रोडक्शन में उसका कोई असर नहीं होता है। नेक्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को अक्सर मिलता है। क्या होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? Seasonal unemployment is that when people are not able to find job during some month of the year. It means seasonal unemployment उस situation को कहते हैं जब workers को या laborers को साल के कुछ महीने ही काम मिलता है और कुछ महीने काम नहीं मिलता है। अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की बात करें तो लेबर को केवल सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम पर ही इजीली वर्क मिलता है
और इसके अलावा अदर डेज में वो लोग खाली रहते हैं, मतलब अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो साल में कुछ मंथ काम मिला और कुछ मंथ काम नहीं मिला, इस टाइप की सिचुएशन को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो फुली अनएम्प्लॉयड भी नहीं होते हैं, लेकिन उनको पूरा टाइम वर्क भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो एग्रीकल्चर सेक्टर या अदर में भी देखने को मिलती है, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज दैट व्हेन पीपल वर्किंग लेस देन देयर पोटेंशियल। अंडर एम्प्लॉयमेंट उस सिचुएशन को कहते हैं जब लोगों में काम करने का पोटेंशियल, ये काम करने की इच्छा और पावर भी है, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है। जैसे कि स्ट्रीट हॉकर, कॉबलर, प्लम्बर, वाइट वॉश करने वाले पीपल, इन लोगों को कुछ दिन काम मिलता है और कुछ दिन ये खाली रहते हैं। तो इस तरीके के लोग अनएम्प्लॉयड भी नहीं हैं, लेकिन इनको फुल टाइम काम भी नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन व्हेन पीपल हैज नो वर्क और जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। ओपन एम्प्लॉयमेंट इस सिचुएशन को कहते हैं जब लोग काम करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको किसी भी तरीके का वर्क या जॉब नहीं मिलती है और वो विजिबल हैं कि उनको काम नहीं मिल रहा है, वो टोटली अनएम्प्लॉयड हैं। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट अक्सर इंडिया में देखने को मिलते हैं, और ये लोग फिर प्राइमरी सेक्टर में भी जो काम मिलता है वो करते हैं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में तो बिल्कुल भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से ये प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनएम्प्लॉयमेंट की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कैसे न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज़, मतलब विलेज एरिया में किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट इन लोगों के लिए जनरेट किए जा सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप हो सकता है प्रमोशन एंड लोकेशन ऑफ एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज इन रूरल एरियाज़। इट मीन्स अगर गांव के आसपास ही एग्रो बेस्ड फैक्ट्रीज लगा दी जाएं तो ये सरप्लस लेबर या जिनको कम समय काम मिलता है उन लोगों को ईजिली जॉब मिल जाएगा। जैसे दाल मिल है, फ्लोर मिल है, तो इस तरीके के लोग जिन्हें कम काम मिलता है या सीजनल वर्क मिलता है तो वह इन फैक्ट्रीज़ में काम कर सकेंगे और उनका प्रोडक्शन बढ़ सकेगा। नेक्स्ट स्टेप हो सकता है चीप लोन शुड बी गिवन टू द फार्मर्स। अगर इस तरीके के वर्कर्स को लो इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड कर दिया जाए तो यह लोग अपना कोई काम खोल सकते हैं, कोई छोटी बड़ी शॉप खोल सकते हैं, जिससे इनको फुल डेज एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप हो सकता है ओपनिंग कोल्ड स्टोरेज एंड हनी बी सेंटर्स नियर द विलेज। अगर गांव के आसपास ही कोल्ड स्टोरेज खोल दिए जाएं तो उससे क्या होगा, फार्मर्स अपना सरप्लस जो प्रोड्यूस है, जैसे पोटैटो है, आनियन है, ये टमाटोज़ हैं, इनको कोल्ड स्टोरेज में कुछ दिन के लिए रख लेंगे और जब इनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनको हाई प्राइस पर मार्केट में सेल कर सकेंगे। इससे क्या होगा, इससे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ेगा। या फिर विलेज के आसपास हनी सेंटर्स लगा दिए जाएं। जिन विलेज के आसपास फॉरेस्ट हैं, इन फॉरेस्ट एरियाज से यह लोग जो हैं वो हनी कलेक्ट करेंगे और ईज़िली जो है इन हनी सेंटर्स में सेल कर सकेंगे। इससे इनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। नेक्स्ट स्टेप हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ लाइक इलेक्ट्रिसिटी, रोड ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। अगर हम विलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बढ़ा दें, जैसे कि एवरी विलेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दें, कच्ची रोड को पक्की रोड में कन्वर्ट करा दें, और इस तरीके के विलेज सिटी के साथ इजीली कनेक्ट भी हो जाएंगे, जिससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नेक्स्ट है टू सेट अप फूड प्रोसेसिंग यूनिट नियर विलेज। अगर विलेज के आसपास फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा दी जाएं, जैसे कि टमाटो केचप फैक्ट्री है, पोटैटो चिप्स फैक्ट्रीज़ हैं, तो इस तरीके की फैक्ट्रीज़ या यूनिट्स लगाने से क्या होगा, रॉ मटेरियल भी विलेज से मिल जाएगा और उस रॉ मटेरियल में फॉर्मेशन करके डिफरेंट
फूड प्रोडक्ट्स भी बनाए जा सकते हैं, और इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले जो लेबर है वह भी विलेज से इजीली अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटी टू गेट द सेकेंड क्रॉप। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे बहुत से इंडियन फार्मर्स आज भी मॉनसून पर डिपेंड हैं। मॉनसून में जब वाटर होता है तो उस वाटर का यूज़ करके यह क्रॉपिंग करते हैं, और अदर टाइम पर जब वाटर अवेलेबल नहीं होता है तो इनका लैंड ऐसे ही एम्प्टी रहता है। अगर हम इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा देते हैं तो इनको साल भर वाटर की सप्लाई होती रहेगी, और अब यह उसी लैंड पर सेकंड और थर्ड क्रॉप भी ग्रो कर सकेंगे, जिससे इनकी अर्निंग बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। नेक्स्ट है प्रमोट रीजनल आर्ट एंड क्राफ्ट। एवरी रीजन की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है, जैसे बनारस की बनारसी साड़ियाँ हैं, ये लखनऊ का लखनवी वर्क है, मुरादाबाद का पीतल वर्क है। तो इस तरीके का एवरी रीजन का कोई ना कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत फेमस होता है। अगर गवर्नमेंट इन आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने वाले आर्टिसंस को हेल्प करे, इनके लिए एग्जीबिशंस लगाए, तो इन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपने एरिया में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थे ऐसे कुछ स्टेप्स जिनकी वजह से रूरल एरियाज़ में न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। अर्बन एरियाज़ या सिटी एरिया में भी न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। इसके लिए भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप हो सकता है एजुकेशन फैसिलिटी शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट टू एम्प्लॉय मोर टीचिंग स्टाफ। न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट को मैक्सिमम एजुकेशन फैसिलिटीज़, चाहे वो सिटी में हो या विलेज में हो, प्रोवाइड करनी चाहिए। जब न्यू स्कूल खुलेंगे तो उसमें टीचिंग करने के लिए टीचिंग स्टाफ की और अदर स्टाफ की ज़रूरत होगी, तो इस तरीके से न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। सेकेंड, गवर्नमेंट अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करती है तो उससे बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, जैसे नर्सेस को जॉब मिलेगी, डॉक्टर्स को जॉब मिलेगी। इसके अलावा अदर मेडिकल स्टाफ को भी न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। नेक्स्ट, टूरिज्म कैन बी डेवलप्ड इन सिटीज़ प्रोवाइडिंग मैसिव नंबर ऑफ जॉब्स बाय ओपनिंग होटल्स, रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा। सिटीज़ में टूरिज्म इंडस्ट्री को भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सकता है। इससे क्या होगा, डिफरेंट लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे न्यू होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स हैं, गाइड जॉब है एट्सेट्रा। नेक्स्ट जो स्टेप लिया जा सकता है वह है प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय गिविंग क्रेडिट बाय द बैंक। अगर बैंक पीपल को लो इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट प्रोवाइड कराए, लोन प्रोवाइड कराए, तो बहुत से लोग अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हो सकता है इम्प्रूव लोकल एंड इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन सो दैट पीपल गॉट जॉब इन ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, जैसे कि स्मॉल सिटीज़ से मेट्रो सिटीज़ तक या विलेज से सिटीज़ तक ज़्यादा से ज़्यादा रोड डेवलप की जाएं, तो उससे क्या होगा, लोगों का मूवमेंट बढ़ेगा, और लोगों के मूवमेंट से रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोग भी जो हैं वो जॉब के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस में इजीली मूव कर सकेंगे। नेक्स्ट स्टेप हो सकता है सोशल सेफ्टी प्रोग्राम शुड बी इम्प्लीमेंटेड लाइक नरेगा, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशंस एट्सेट्रा टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज़। हमारी गवर्नमेंट इनके अलावा बहुत से प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराती है, जैसे नरेगा, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एट्सेट्रा। इन सब प्रोग्राम्स की हेल्प से गवर्नमेंट रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके के अदर प्रोग्राम्स भी इंट्रोड्यूस करके गवर्नमेंट न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। अभी आपने एक वर्ड पढ़ा नरेगा। नरेगा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एम्प्लॉयमेंट रूरल गारंटी एक्ट। यह भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो चलिए इसको भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।
नरेगा 2005 की फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे अब एमजी नरेगा के नाम से भी जाना जाता है। एमजी नरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यह एक इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर है। इस एक्ट के थ्रू एवरी रूरल सिटीजन को राइट टू वर्क की गारंटी दी जाती है। इट मीन्स इस एक्ट के थ्रू किसी भी रूरल पर्सन जो काम करने के लिए या वर्क करने के लिए कैपेबल है, उसे किसी फाइनेंशियल या एक पर्टिकुलर ईयर में 100 डेज वर्क प्रोवाइड किया जाता है। यह एक्ट फर्स्ट टाइम 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने प्रपोज किया था, लेकिन यह उस समय इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। बाद में 2006 में यह 625 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया गया। एमजी नरेगा का फर्स्ट एम है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और इसका सेकंड एम है विलेज एरिया में ड्यूरेबल एसेट क्रिएट करना। ड्यूरेबल एसेट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पक्की रोड बनाना, कैनाल्स कंस्ट्रक्ट करना, पॉन्ड्स, वेल्स जैसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्ट करके रूरल लाइफ को इजी बनाना। नरेगा में एवरी एप्लीकेंट को 5 किलोमीटर एरिया के अंदर में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब उसके घर से 5 किलोमीटर के एरिया में ही उसको काम दिया जाएगा। और अगर किसी एप्लीकेंट को 15 डेज़ के अंदर काम नहीं मिला तो उसे इसके बदले में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। इट मीन्स अगर किसी पर्सन ने अप्लाई किया काम के लिए और अप्लाई करने के 15 दिन तक उसको अगर वर्क नहीं मिला तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मीन्स बिना काम करे ही उसे पर डे के हिसाब से वेजेस मिलेंगे। इन दो टॉपिक के बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है डिफाइन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और कभी कभी इनडायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। इन दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस का सेम ही आंसर होगा। मीन्स आपको सेक्टर्स को ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में क्लासिफाइड करना होगा। तो चलिए इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है किरण का। किरण वर्क्स इन एन ऑफिस। शी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. She gets her salary regularly at the end of every month. In addition to the salary, she also gets provident fund as per the rules laid by the government. She also gets medical and other allowances. Kiran does not go to office on Sunday. This is a paid holiday. When she joined works, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work. इसमें तो इस तरीके से आपने देखा कि किरण एक ऑफिस में काम करती है। वह मॉर्निंग 9:30 से लेकर इवनिंग 5:30 तक ऑफिस में रहती है। तो कितने आवर्स तक किरण ने काम किया? 8 आवर्स तक, मीन्स 8 घंटे वह ऑफिस में काम करती है। उसे एवरी मंथ के एंड में सैलरी मिलती है। इस सैलरी के अलावा भी उसको प्रोविडेंट फंड मिलता है, और प्रोविडेंट फंड भी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग मिलता है। प्रोविडेंट फंड के अलावा उसको अदर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं, और साथ ही किरण संडे को ऑफिस नहीं जाती है। और इस छुट्टी के बदले में या इस हॉलिडे के बदले में उसके कोई सैलरी नहीं कटती है। जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया था तो ज्वाइन करते समय उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था, और उस लेटर में वर्क की क्या टर्म्स, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस होंगे, क्या वर्किंग कंडीशंस होंगी, वो सारी बातें भी उस लेटर में लिखी हुई थी। तो ये था किरण का एग्जाम्पल। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कमल इज किरण's neighbor. He is a daily wages laborer in nearby grocery shop. He goes to the shop at 7:30
in the morning and works till 8 p.m. In the evening, he gets no other allowances apart from his wages. He is not paid for the days he does not work. He therefore no leave or paid holiday. Nor was he given any formal letter saying that employed in the shop, he can be asked to leave any time by his employer. तो ये थी कमल की स्टोरी। कमल किरण का ही एक नेबरर है। वह डेली वेजेस लेबर है। वह ग्रॉसरी शॉप में काम करता है और वह मॉर्निंग में 7:30 से लेकर इवनिंग में 8 PM तक काम करता है। और जिस दिन वह काम नहीं करता है या जिस दिन वह काम पे नहीं जाता है, उस दिन की उसको कोई सैलरी भी नहीं मिलती है। सैलरी के अलावा उसको अदर किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब अदर कोई प्रोविडेंट फंड या अदर कोई फैसिलिटीज़ वगैरह भी उसको नहीं मिलती हैं। उसको कोई पेड लीव नहीं है। मीन्स उसकी संडे की भी अगर वह छुट्टी लेता है तो संडे के भी छुट्टी के उसके पैसे कटते हैं। जब उसने इस शॉप को ज्वाइन किया था तो उसे किसी भी तरीके का कोई लेटर नहीं मिला था इसमें यह प्रूफ हो कि वह यहाँ पर काम करता है। और अगर किसी बात से शॉप का मालिक या ऑनर नाराज हो जाता है तो उसे कभी भी वह ये कह सकता है कि वह जॉब छोड़कर चला जाए। तो ये थी कमल की स्टोरी। अब इन दोनों ही स्टोरी को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया? इन दोनों ही स्टोरी में कुछ डिफरेंस है। डिफरेंस है वर्किंग कंडीशन का। किरण किस तरीके की वर्किंग कंडीशन में काम कर रही है और कमल किस तरीके की वर्किंग कंडीशन में काम कर रहा है। तो इन्हीं वर्किंग कंडीशन के बेस पर डिफरेंट वर्क को कैटेगराइज किया गया है और उस कैटेगरी का या उस सेक्टर का नेम है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्किंग कंडीशन के बेस पर एम्प्लॉयमेंट को 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Organized sector is a sector which carries out all activities through a system and follows government regulations. And unorganized sector is that evades most of the laws and is outside the government control. It means organized sector उस sector को कहते हैं जिसमें सभी काम एक system के थ्रू होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में इन सभी रूल्स को इग्नोर किया जाता है और यह सेक्टर गवर्नमेंट के कंट्रोल्स के बाहर होते हैं। इनको और अच्छे से समझने के लिए चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग कंडीशन इन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों ही सेक्टर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने कुछ बेस लिए हैं। सबसे पहला बेस आता है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, यह समझते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में सबसे पहला टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है फिक्स्ड वर्किंग आवर्स। मींस इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके वर्किंग आवर फिक्स होते हैं। मैक्सिमम इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 8 आवर्स की एक शिफ्ट होती है। मींस अगर एक पर्सन कंटिन्यूली मैक्सिमम 8 आवर्स तक काम कर सकता है। सेकंड है ओवर टाइम वेजेस पेड। इट मीन्स कि अगर वह वर्कर या एम्प्लॉय 8 आवर्स से ज़्यादा काम करता है तो जितना टाइम उसने ज़्यादा काम किया है उस टाइम के उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाएगी या उसकी सैलरी में उतने पैसे और ऐड कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट लेटर इशूड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जब भी हम कभी जॉब करते हैं तो जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो उस समय हमें एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है
और उस लेटर में वर्किंग कंडीशंस क्या क्या होंगी, या आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, या आपको क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो वो सारी चीजें उसमें लिखी जाती हैं। सैलरी रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डेट, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी मंथ के एंड तक मोस्टली पहुंच जाती है। अब हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में नो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स, मींस जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते हैं। वह 8 आवर्स भी काम कर सकते हैं, वह 10 आवर्स भी उनसे काम कराया जाता है, और कई बार तो 12 to 15 आवर्स तक भी उनसे काम कराया जाता है। नो ओवरटाइम वेजेस पेड, और वह 8 आवर्स से अगर ज़्यादा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम के बदले में किसी भी तरीके के वेजेस नहीं दिए जाते हैं। नो अपॉइंटमेंट लेटर इशूड, इसके अलावा जब वह काम ज्वाइन करते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके का फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जाता है। जैसा कि आपने अभी कमल के एग्जाम्पल में पढ़ा कि कमल 11 आवर्स से ज़्यादा काम करता है, जबकि उसकी एक शिफ्ट 8 आवर्स की होनी चाहिए। वो 3 आवर्स भी ज़्यादा काम करने के बाद भी उसको किसी भी तरीके का ओवर टाइम नहीं मिलते हैं। और जब उसने वह ग्रॉसरी शॉप ज्वाइन की थी तो उसको किसी भी तरीके का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसमें होती है वह है इरेगुलरिटी इन द रिसीविंग सैलरी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कभी तो सैलरी टाइम पर मिल जाती है और कभी उनको सैलरी भी समय से बहुत लेट मिलती है। अब हम दूसरे बेस पर इन दोनों ही सेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंड बेस है गवर्नमेंट कंट्रोल। ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। इस तरीके के सेक्टर्स में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर होता है। मतलब यह किसी इंडिविजुअल के अंडर में होता है और यह उस इंडिविजुअल ऑनर के हाथ में होता है कि वह गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करता है या नहीं करता है। जबकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आने वाले जितने भी वर्क हैं वह गवर्नमेंट रूल्स को अवॉइड करते हैं या कम से कम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बेस है जॉब सिक्योरिटी। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनके मन में जॉब की सिक्योरिटी होती है। इट मीन्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को आप इजीली काम से निकाल नहीं सकते। हटाने के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम्स या रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ही उनको हटाया जा सकता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस तरीके की कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। इस सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को कभी भी उसका ऑनर या फैक्ट्री मालिक कभी भी हटा सकता है। जैसे कि आपने अभी कमल के एग्जाम्पल में देखा कि कमल जिस शॉप में काम करता है उसका ऑनर कभी भी उसको काम से निकाल सकता है। नेक्स्ट बेस है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। इट मीन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को पेड लीव मिलती है, सिक लीव्स मिलती हैं, प्रोविडेंट फंड मिलता है, मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इस तरीके की कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। ना तो वहाँ पर उन्हें कोई पेड लीव मिलती है, अगर वह छुट्टी लेंगे तो उनकी सैलरी कटती है। उन्हें किसी भी तरीके की सिक लीव्स का मतलब होता है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको छुट्टी दी जाती है और उस छुट्टी के बदले में उसकी सैलरी नहीं काटी जाती है। मेडिकल बेनिफिट्स, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज़ को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को इस तरीके की मेडिकल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ऑफ एसेट्स में हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 2 सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर उस सेक्टर को कहते हैं जिसमें आने वाली इंडस्ट्रीज़ का ऑनर गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट ही इन इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल और मैनेज करती है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, BHEL, BSNL, MTNL,
एट्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर में आने वाली इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटिव या पर्पस सोशल वेलफेयर होता है। इसी की वजह से यह अपने यहाँ काम करने वाले सभी वर्कर्स को सभी तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, पेड लीव्स, मेडिकल फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, प्रोविडेंट फंड्स एट्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर में आने वाली इंडस्ट्रीज़ वह इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसका ऑनर या मालिक एक पर्टिकुलर पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्री का कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट, सभी कुछ एक पर्सन के हाथ में होता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, इसको टिस्को भी कहते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं। प्राइवेट सेक्टर में आने वाली इंडस्ट्रीज़ का मेन पर्पस या मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। सो दिस इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दैट द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज मेन पर्पस इज public welfare. On the other side, private sector industries main purpose is profit making. आपके इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस मोस्टली आते रहते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है why several services need by the society will not be provided by the private sector at a reasonable cost. It means सोसाइटी के द्वारा ज़रूरत की जो सर्विसेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर रीजनेबल कॉस्ट पर क्यों प्रोवाइड नहीं करा पाता है, उसके रीजंस आपको बताने हैं। इसमें फर्स्ट रीज़न है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज़ टू अर्न प्रॉफिट एंड नॉट वेलफेयर ऑफ द पीपल। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन पर्पस या इस सेक्टर में आने वाली इंडस्ट्रीज़ का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, ना कि पब्लिक की वेलफेयर करना। इसी वजह से यह अपनी सर्विसेज को हाई कॉस्ट पर सेल करते हैं और इसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सेकंड रीज़न है हमारी सोसाइटी को ऐसी बहुत सी सर्विसेज की ज़रूरत होती है जिनको प्रोवाइड करने के लिए लार्ज अमाउंट में मनी स्पेंड करनी पड़ती है या मनी खर्च करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन थ्रू डैम्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज एट्सेट्रा। तो इन सब सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरीके के हाई इन्वेस्टमेंट वाले एरियाज़ में अक्सर पब्लिक सेक्टर ही ज़्यादा इन्वेस्ट करता है प्राइवेट सेक्टर के बजाय। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर विल चार्ज हाई फॉर द यूज़ ऑफ दिस सर्विसेज। और अगर कभी कभी कुछ प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ इनमें से कोई चीज़ अगर कंस्ट्रक्ट कर भी देती हैं तो उसके बदले में वह पब्लिक से हाई चार्जेस लेती हैं। नेक्स्ट, और कभी कभी पब्लिक सेक्टर को इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करने के बाद कुछ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि इन सर्विसेज के यूज़ के बदले में वो जो चार्जेस कलेक्ट करते हैं उसका कलेक्शन का काम ही बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोई फ्लाईओवर बनाया और उस फ्लाईओवर में उसने अपनी मनी इन्वेस्ट की, तो जो भी उस फ्लाईओवर का यूज़ करेगा उसको कुछ टूल टैक्स जैसा कुछ देना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी इन प्राइवेट कंपनीज़ को इन फ्लाईओवर्स के बदले में टूल टैक्स कलेक्ट करना ही अपने आप में एक बिग प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट रीज़न है कि प्राइवेट सेक्टर जिन स्टेट्स या रीजन में इंडस्ट्रीज़ स्टैब्लिश करता है वह उन्हीं स्टेट्स में करता है जहां पर उसको ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। और इस वजह से
किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का ही ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है और दूसरा स्टेट जो है अनडेवलप्ड रह जाता है या बैकवर्ड हो जाता है, तो वह न्यू इंडस्ट्रीज लगाते समय कंट्री के एवरी स्टेट का डेवलपमेंट ना देखकर अपना प्रॉफिट देखता है कि उसे कहाँ कम लेबर में, कम कॉस्ट में उसका प्रोडक्शन हो पाएगा। जबकि गवर्नमेंट जब इंडस्ट्री लगाती है तो वह यह कोशिश करती है कि उन स्टेट्स में इंडस्ट्रीज लगाई जाएं जो स्टेट अंडर डेवलप्ड हैं या बैकवर्ड है। इस तरह से पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो रीजनल इनडिस्पैरिटी को दूर करती हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर सिर्फ अपने प्रॉफिट को ध्यान में रखकर ही अपनी इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ऐसी सभी एरियाज जिसमें हैवी मनी का इन्वेस्टमेंट होता है या हैवी स्पेंडिंग होती है, उन सभी एरियाज में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता है, जबकि पब्लिक सेक्टर उसे इन्वेस्ट करता है और उसकी यह कोशिश रहती है कि एफोर्डेबल प्राइस में उन फैसिलिटीज़ को ज़्यादातर पब्लिक तक प्रोवाइड किया जा सके। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है। इसके सभी पॉइंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो सेकंड क्वेश्चन आता है वह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार की मार्किंग स्कीम में भी वह क्वेश्चन आ रखा है, तो चलिए देखते हैं वह सेकंड क्वेश्चन कौन सा है। राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो यह इस चैप्टर का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड यही क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर, ये गवर्नमेंट सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है, गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। In the public sector, the government owns most of the asset and provides all the services because public sector industries aim for social welfare and give all kinds of facilities to their society. जैसा कि हमें पता है कि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ही सभी एसेट्स की ऑनर होती है, मालिक होती है, और इस सेक्टर में आने वाली सभी इंडस्ट्रीज का जो मेन एम या मोटिव होता है वह होता है सोशल वेलफेयर, और इस तरह से वह पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। पब्लिक सेक्टर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करने में? पब्लिक को अच्छी हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड कराने में। जैसा कि हमने अपने डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या HDI किसी भी कंट्री को इंडेक्स करती है या रैंक प्रोवाइड कराती है, किसके बेस पर? उस कंट्री की हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज के बेस पर, कि किस कंट्री में कितनी अच्छी हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज हैं। तो हमारा ये पब्लिक सेक्टर हमारी कंट्री में अच्छी हेल्थ और एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराकर हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई रैंक भी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। पब्लिक सेक्टर कंट्री में अच्छे स्कूल्स, अच्छी क्वालिटी के स्कूल्स, स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर पब्लिक को सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़ जैसी सुविधाएं भी प्रोवाइड कराता है। इन सब फैसिलिटीज़ के अलावा हमारी गवर्नमेंट पुअर पीपल्स को फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए फार्मर से फेयर प्राइस पर या MSP पर ग्रेनरी खरीद कर राशन शॉप की हेल्प से पुअर पीपल्स को प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से पुअर पीपल्स तक फूड प्रोवाइड कराने का काम भी हमारी गवर्नमेंट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट पीपल को इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पोस्टल फैसिलिटी जैसी सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कराती है, जिससे हमारी कंट्री के पीपल्स का लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो सके। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट करती है वह करती है रीजनल इनडिस्पैरिटीज़ को या ऐसे स्टेट्स को जो इग्नोर्ड हो गए हैं या जिनका अभी पूरा तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उन स्टेट्स का डेवलपमेंट के लिए न्यू इंडस्ट्रीज इस तरीके के स्टेट में स्टैब्लिश करके उन स्टेट्स को भी या
डेवलप करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि पब्लिक सेक्टर पब्लिक को हेल्थ, एजुकेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़, लो कॉस्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशंस फूड प्रोवाइड कराती है, लो कॉस्ट पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पोस्टल सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विसेज जैसी बहुत सी सर्विसेज लो एंड अफोर्डेबल प्राइस पर लोगों को कराती हैं। इसके अलावा ऐसे स्टेट्स का डेवलपमेंट करने में भी हेल्प करती है जो इग्नोर हो गए हैं। तो इन सभी फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करके पब्लिक सेक्टर हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि इस टॉपिक के बिना भी हमारा आज का टॉपिक इनकम्प्लीट है। चलिए बात करते हैं इन दोनों के बीच की डिफरेंस की। इस डिफरेंस को पढ़ने के बाद आपको दोनों ही सेक्टर्स में जो कुछ भी डाउट्स हैं वह भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस डिस्कस करते हैं। प्राइवेट सेक्टर इज कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट। ऑन द अदर साइड private sector is controlled and managed by the individual or any group of individuals. It means पहला सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल और मैनेज करने का जो राइट है वो गवर्नमेंट का होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज में जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पावर होती है वह किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के हाथ में होती है। जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में इंडियन गवर्नमेंट उसकी ऑनर होती है, और प्राइवेट सेक्टर के अगर एग्जांपल देखें तो रिलायंस जिसके ऑनर है मिस्टर मुकेश अंबानी। सेकेंड डिफरेंस है द मेन एम ऑफ द सेक्टर इज पब्लिक वेलफेयर। ऑन द अदर साइड द मेन एम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। सेकेंड जो मेन डिफरेंस है वह यह है कि पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मेन एम या मोटिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। थर्ड डिफरेंस है गवर्नमेंट रेज मनी फॉर दीज सर्विसेज थ्रू टैक्सेस एंड प्रोवाइड्स अस एट रीजनेबल कॉस्ट। On the other side, we have to pay large amount of money to the individual and companies for these facilities. थर्ड डिफरेंस यह है कि जो पब्लिक सेक्टर हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उन सर्विसेज के लिए वह मनी टैक्स से कलेक्ट करता है और उस सर्विसेज को हमें रीजनेबल कॉस्ट पर प्रोवाइड कराता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है वह हमें सारी सर्विसेज हमारे दिए हुए ही लार्ज अमाउंट के पेमेंट के बदले में करता है। मीन्स हम प्राइवेट सेक्टर की सर्विसेज को यूज़ करते हैं और यूज़ के लिए हम उसे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, बहुत ज़्यादा मनी हम पे करते हैं और उसके बदले में वह हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। जबकि पब्लिक सेक्टर जो है हमसे टैक्स कम लेता है और उस टैक्स के बदले में हमें रीजनेबल कॉस्ट पर वही सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फोर्थ रीजन है द सेक्टर प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी टू द पीपल। ऑन द अदर साइड द सेक्टर प्रोवाइड्स कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल लाइक AC, कार, रेफ्रिजरेटर, टीवी, प्राइवेट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा करके आप अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर हमें बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। बेसिक फैसिलिटीज़ मतलब जो हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, फूड एंड सिक्योरिटी। जबकि प्राइवेट सेक्टर हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जो कंज्यूमर गुड्स जिसे कहते हैं या जो हमारी लाइफ को लग्जरियस बनाती हैं, जैसे AC, कार, रेफ्रिजरेटर, टीवी, प्राइवेट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, जिसमें हमें ज़्यादा मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं इन दोनों ही सेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स। से पब्लिक सेक्टर में आता है इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, द BSNL, सेल, NTPC, BHEL एट्सेट्रा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रिलायंस, टिस्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, HDFC, सैमसंग, इन्फोसिस,
हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी एट्सेट्रा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर।